दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूं और इसके लिए मैं आज पेपर नंबर लेकर आया हूं छठा 15/11/2023 का थर्ड शिफ्ट का छठा। इसलिए कह रहा हूं कि 5 पेपर में सोल्यूशन करा चुका हूं। 14 तारीख के तीनों पेपर 14/11/2023 के तीनों पेपरों का सोल्यूशन मैथ्स करवा दिया, रीजनिंग का भी मैंने 2 पेपर करवा दिया है और आज बारी है 15/11/2023 के तीसरे पेपर की। तो देखिए, जल्दी से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर पहला, ये अनुपात समानुपात का सवाल है, रेशो का सवाल है बेटाओ। इसमें क्या है, ये कहता है यदि 10,400 रुपए को पी क्यू आर के बीच निम्न अनुपातों में बांटा जाता है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूंगा टोटल जो बंटवारा करना है, टोटल जो रकम है वो कितनी है, वो है 10,400। टोटल रकम कितनी है, 10,400 और बंटवारा करना है किस अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में। तो या तो इसका एलसीएम लेकर और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो या फिर सीधा एलसीएम में दिखा दो कि इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया सर, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। जब मैं 2 का भाग दूंगा 30 में तो 15 बार जाएगा, इसमें दूंगा 6 बार जाएगा, इसमें दूंगा 5 बार जाएगा। एलसीएम को छोड़ दीजिए, एलसीएम को छोड़ दीजिए तो जो अनुपात है वो ये आ गया। एलसीएम को छोड़ देते हैं किसके अंदर, अनुपात में। अब ये आ गया, किस किस का हिस्सा आ गया, पी क्यू और आर, इनका जो अनुपात आ गया वो आ गया 15/6/5 में। अब क्योंकि टोटल 10,400 रुपए है बेटाओ, तो मैं भी टोटल कर देता हूं 15 + 5 + 6 कितना, टोटल हो गया 26। और अब वही कि यहां पर टोटल 10,400 है, यहां टोटल 26 है, तो मैं कहूंगा जो ऊपर वही नीचे, तो ऊपर आएगा 10,400, नीचे आएगा 26 और हमें निकालनी है क्यू की वैल्यू। तो जो भी आपको निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आप 6 से गुना कर दीजिए क्योंकि क्यू की वैल्यू 6 है। और आप सभी जानते हैं, अब जब मैं इसको काटने लगूंगा तो ये 26 चौके 104 होता है, ये 400 आ गया और 6 को 400 से गुणा करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2400। इस सवाल का आंसर आ चुका है, आंसर इज बी, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसका आंसर बी आ चुका है, एक बार आराम से देख लीजिए तसल्ली से। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके प्रतिशत चैप्टर का सवाल है। देखो बेटा, परसेंटेज का सवाल है। ये क्या कहता है जरा सुनिए कि एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं। ठीक है, ओके गुरुदेव, 45% कर्मचारी क्या है, महिलाएं हैं। 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, यानी कि पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो कह रहा है स्कूल में कितने गैर पीजी है, यानी कि नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने कर्मचारियों का परसेंटेज यानी निकालना है। तो मैं कहूंगा, मैं मानूंगा, माना टोटल जो है, टोटल कर्मचारी मैंने 100 मान लिया। ओके, इसमें से कहता है कि 45%, 45% महिलाएं, यानी कि 100 का 45%, यानी 100 का 45%, 45 होता है, ये क्या है, महिलाएं हैं। अब 100 में से 45 अगर महिलाएं हो गई बेटाओ तो पुरुष कितने होंगे, 100 में से 45 कम कर दीजिए तो पुरुष कितने होंगे, 55, 55 होंगे। ठीक है, आगे सुनो। अब कहता है कि 80% महिला और 60% पुरुष कर्मचारी पीजी वाले हैं। मुझे पीजी नहीं, मुझे नॉन पीजी चाहिए कि कितनों ने पीजी नहीं कर रखी। तो 80% महिलाओं ने पीजी कर रखी है, तो कितनों ने नहीं कर रखी, 20% महिलाओं ने पीजी नहीं कर रखी। इसका मतलब ये हुआ। इसी प्रकार से अगर 60% ने, 60% पुरुषों ने अगर पीजी कर रखी है तो कितनों ने नहीं कर रखी, 40% ने। यह है पीजी न करने वाले, क्या ये, पीजी न करने वाले, और मुझे यही तो निकालना है। ओके, अब पहले मैं 45 का 20% निकालता हूं तो आएगा 45 × 20/100, जिसको आप 1/5 लिख के 9 भी लिख सकते हो। तो 20/100 यानी कि 1/5 हो गया ये, और 5 नाम 45। तो 9 जो है वो तो क्या है, औरतें हैं भैया। और 55 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो 55 × 40/100, जिसको 2/5 भी लिख सकते हैं। 40/100 काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 आ जाएगा। इसको काटा तो ये 11 आया और 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया। तो भैया पीजी न करने वाली महिलाएं 9 है, पीजी ना करने वाले पुरुष 22 है, तो टोटल कितना हो गया, 22 + 9 यानी कि 31
ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीजी नहीं कर रखी है। कितने में से? 100 में से। अब 100 में से 31 अगर ऐसे हैं जिन्होंने पीजी नहीं कर रखी है और मुझे परसेंट में निकालना हो तो 100 में से 31 का 31% होता है। 100 में से कोई भी नंबर होता है वो ऑलरेडी परसेंट में होता है। तो इस सवाल का आंसर सी हो चुका है बेटाओ, सी आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके, क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एक अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का सवाल है। ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह सम और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित नहीं होती। यहां तक तो कोई सवाल नहीं है, ये तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया है। यहां से सवाल स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि के स्क्वायर एक अभाज्य, के स्क्वायर नहीं के है, यहां ये गलती है, ये के है और ये के स्क्वायर आएगा, ये के है और ये के स्क्वायर यहां आना चाहिए। बताओ एक सेकंड के लिए मैं इसको सही कर दूं। ये यहां पर है ये के स्क्वायर, ये तो कह रहा है के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। पहली बात, आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं बेटा वो संख्याएं होती है जिनमें स्वयं का भाग जाए, किसी और का भाग नहीं जाए, ऐसा उसने क्या भी रखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है और 5 से बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो बेटाओ 7 होती है। तो उसने कहा के जो है वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो गई? 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो गई। और मुझसे कहा गया है कि के स्क्वायर प्लस 19 में 12 का भाग दीजिए। तो पहले मैं के स्क्वायर प्लस 19 की वैल्यू निकाल लेता हूं, के स्क्वायर प्लस 19 की वैल्यू निकाल लेता हूं। के की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूं, के बराबर 7 रखता हूं, के बराबर 7 रखता हूं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 49 प्लस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 49 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, ये हो गया 68 हो गया। कितना हो गया? 68 हो गया। और 68 में अगर 12 का भाग दूंगा तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, जो शेष पर जो रिमाइंडर बचेगा बेटाओ वो बचेगा 8। तो इस सवाल का आंसर 8 हो चुका है। तो इस सवाल का आंसर बेटाओ 8 हो चुका है। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक मेंसुरेशन का सवाल है और यह है अर्धगोले का, सेमी स्फीयर का सवाल है। ये कहता है एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है, यानी कि जैसे मीनार है उस पर क्या है कि एक अर्धगोलाकार गुंबद है। ये गुंबद है ऐसे, ये ऐसे गुंबद है। ठीक है सर, इसका जो एरिया है वो है 363 पाई है। क्या है एरिया इसका? 363 पाई है। ओके, और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मुझे इसका आयतन निकालना है। अब देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और ये बराबर होगा किसके? 363 पाई के। अब कैलकुलेशन करते हैं बेटाओ, अब हम काटापीटी करते हैं। तो देखिए पाई से तो पाई कट गया और 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 121 आएगा। तो ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 121 हो चुकी है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 11 आएगी। आर स्क्वायर बराबर 121, तो आर कितना हो गया? 11 हो गया। ये आर की वैल्यू आ गई। अब मुझसे कहा गया है इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का सूत्र होता है पाई, अर्धगोला है ना, अर्धगोले का जो वॉल्यूम का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं देखता हूं कि पाई को तो हमें जिंदा रखना है क्योंकि विकल्प में पाई है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है मेरे बच्चों, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो देखो क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 2/3, पाई को जिंदा रखना है, आर क्यूब। तो आर का अगर मैं वैल्यू 11 रखता हूं, आर का मान 11 रखता हूं तो 11 का घन 1331 होता है। 1331 का डबल करना है, दुगना करना है, तो हो जाएगा 31 दूनी 62 और 13 दूनी 26, आ गया 2662 और बटे में 3 और यह है पाई। ठीक है, अब भाग देंगे तो 3 8 24, 3 8 24, 2 बचा, 3 8 24 88। प्रारंभ में 88 किस विकल्प मारा है? डी मारा है। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 887.3 पाई। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये उन लोगों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, जो बेसिक से जानना चाह रहे हैं, उनको तो भैया एक बार कोर्स करना ही पड़ेगा पूरा। ये उनके लिए है जो कर चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा आसान है, एवरेज का सवाल है। कहता है इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा बेटाओ? तो एवरेज का जो सूत्र होता है ना बेटा, वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए हमें करना पड़ेगा राशियों का योग, तो इनको जोड़ते हैं। सर 6
और 5 11, 6 और 5 11 और 9 20, 26 और 4 30 की जीरो हासिल लगी 3, 5 और 3 8 10, 19 25 4 29 हासिल लगी 2, 4 6 7 8 और 1 9, 990 योग है राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 है। 5 से जब मैं काटूंगा तो आएगा 5 एकम 5, 4 बचा 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40। सर इसका एवरेज 198 आ चुका है जो कि हमारे किसी विकल्प में है, बी में है। तो मेरे बच्चों इस सवाल का आंसर बी हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, ये एक एवरेज का सवाल है, ये औसत चाल का सवाल है, समय व दूरी का सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें कहता है कि जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 की चाल से और 20 मिनट में 60 की चाल चली, यानी कि कह रहा है कि ये जिसान है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, कितनी देर चला? 40 मिनट। ओके, और उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, कितने मिनट? 20 मिनट। तो कह रहा है एवरेज निकालो, औसत चाल निकालो। तो बेटाओ वैसे तो क्या होता है कि जब दूरी समान होती है ना तो औसत चाल का, अगर दो ही चाल हैं तो एवरेज औसत चाल का जो फार्मूला होता है बेटाओ होता है 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन उसके लिए डिस्टेंस, दूरी समान है। यहां पर दूरी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, दूरी समान नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां पर जो औसत चाल का सूत्र क्या होगा? सर औसत चाल का होगा, औसत चाल का सूत्र होगा दूरी बटे समय। क्या होगा? दूरी बटे समय। लेकिन यहां दूरी की जगह चाल का क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, इसलिए औसत चाल का होगा दूरी बटे समय होगा। लेकिन यहां पर कहेंगे हम कुल दूरी और बटे में लिखेंगे हम कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी देखिए, दूरी तो है नहीं, लेकिन दूरी क्या होती है? चाल को समय से गुणा करने पर दूरी आती है। तो दूरी निकालो, पहले चाल गुणा समय करो। तो सर चाल है 75 पहली वाली, और समय है 40 मिनट है। तो क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आ चुकी है ये। अब आगे वाली दूरी, अब यहां से यहां तक की दूरी निकालते हैं। तो यहां पर चाल तो कितनी है? 60, और जो समय है वो कितना है? 20 बटा कितना? 60। ये हो गई टोटल दूरी। और कुल समय हो गया, ये हो गया 40 मिनट और ये 20 मिनट, तो कुल समय 60 मिनट हो गया, जिसका अर्थ है 1 घंटा। तो बटे में 1 लिखो, चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये होगा 25 इंटू 2, ऊपर ये तो 50 आ गया, प्लस इससे ये कट चुका है, कितना आ गया? 20 आ गया। और 50 और 20 कितना हो गया? 70 बटे 1 हो गया, बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो इसकी औसत चाल आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ चुका है मेरे भैया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चले आगे बढ़े। अच्छा ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, ये लाइव नहीं है। लाइव है जो मैं जल्दी आऊंगा, आपको फिर बेसिक से कराऊंगा, रेस चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, ओके, थोड़ा वेट और करो, आगे चलते हैं। ये एक मैसेपल एसएपए का सवाल है, एचसीएफ एलसीएम का। कहता है दो संख्याएं हैं जो कि 5:7 के अनुपात में है। क्या है? 5:7 के अनुपात में है। ओके, अब इनका एच और एल का गुणनफल दे रखा है 2835, क्योंकि इनको गुणा तो कर नहीं सकते, अनुपात आपस में गुणा नहीं होते हैं, इसलिए मुझे एक्स मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया, माना पहली संख्या तो है 5x और दूसरी संख्या है 7x। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का मैसेप निकालता हूं तो 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका h तो 1 हो गया, और x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ यानी कि इसका मैसेप तो हो गया x। और अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम 5 का और 7 का एलसीएम तो 35 होगा, और x और x का एलसीएम x ही होगा। ठीक है भाई, ओके, गुणा मत कर देना कहीं x को x से गुणा कर दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें देखते हैं कि मतलब जो एलसीएम निकालते हैं तो इनमें सब कुछ आ जाता है, तो x यहां भी है तो x आ गया। अब करें इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 2835 आना चाहिए। तो यानी कि ये कह रहा है x गुना 35x बराबर है 2835। ओके गुरुदेव, ये 2835 आना चाहिए।
अब जब मैं गुना करूंगा तो x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं 35 से इसको काटूंगा तो आएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 0 बचा और 7 पंजे 35, और फिर 5 से काटो, 5 अट्ठाईस 40, 5 एकम 5, क्या आएगा 81, 81 आ गया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। ठीक है, अभी कहता है उन दोनों संख्याओं का सम निकालो, योग निकालो। तो योग करूंगा तो ये क्या है, योग क्या है सर 5x प्लस 7x, तो इनका योग जो सम है वो आएगा 12x। 5x में 7x को जोड़ूंगा तो आएगा 12x, और 12 गुणा x, x का मान कितना है 9, और 12 गुणा 9 108 हो गया। तो मेरे बच्चों इस सवाल का आंसर सी हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए तसल्ली से। ये एक एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये 8वां सवाल है, आसान है, ये डिस्काउंट, ये बट्टे का सवाल है। क्या कहता है कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर 30% का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया, और उसके बाद वो वस्तु कितने में बिकी 1190 रुपए गई, यानी कि 30% का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज 1190 रुपए में बिकी है। और आपको एमपी अंकित मूल्य निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। अगर आपको विक्रय मूल्य पता होता है और आपको डिस्काउंट पता होता है तो एमपी डायरेक्ट आ जाता है। कैसे आता है सर, विक्रय मूल्य 1190 इंटू 100 ऊपर आएगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंकित मूल्य निकालते हैं। तो मैंने तो अपने स्टूडेंट को ऐसा समझाया हुआ है कि देखो बेटाओ, विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस होती है वो सबसे बाद वाली चीज होती है, और बाद वाली चीज निकालनी होती है तो 100 बाद में आता है, अर्थात नीचे आता है। और अगर आपको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य पहले वाली चीज होती है, और पहले वाली चीज निकालनी होती है 100 पहले, अर्थात ऊपर आती है। ठीक है, तो यहां पर मुझे 100 पहले कर दिया क्योंकि ये अंकित मूल्य निकालना, 100 ऊपर आ गया, और 30% का डिस्काउंट का अर्थ होता है 70। और अब आराम से आप काटिए, 0 से 0 हो गया, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, और 7 7 49, और 17 इंटू 100 1700 हो गया। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 1700, जो कि आपका कहां है, बी विकल्प है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक साधारण ब्याज का सवाल है। कहता है रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है साहब, यदि उसका कुल ब्याज 675 है तो मूलधन ज्ञात करना है, उधार दी गई राशि। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, और बटे में होता है दर इंटू समय, दर इंटू समय। ठीक है सर, ओके। अब यहां पर टोटल ब्याज है, कुल जो ब्याज है वो कितना दे रखा है 675 दिया हुआ है, तो मैं 675 लिख दूंगा, इंटू में 100। अब दर इंटू समय, तो दर यहां पर है पहली वाली 12, और समय है 2 साल, फिर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि और भी है, और भी दर है। अगर एक ही होती तो ये खत्म हो जाता, लेकिन जैसे ज्यादा होती है तो फिर प्लस करते चलते हैं। अगर ये कहता है कुल ब्याज तो प्लस करते हैं, और कहता है ये ब्याज का अंतर है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिलहाल ये कुल ब्याज है, दोनों ब्याजों का टोटल है, तो अगला जो ब्याज होगा दर गुणा समय, तो दर कितनी है 15, और समय कितना है 2। ये हो गया 675 इंटू 100, या तो यहां पर 2 कॉमन ले लो तो अंदर 12 प्लस 15 27 बचेगा, और 27 दूनी 54 आ जाएगा नीचे, या फिर गुणा कर लो, ये 12 दूनी 24 हो गया, ये 15 दूनी 30 हो गया, 30 में 24 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 54 9 से कट रहा है तो 9 छिपी 54, 9 7 63, और 9 पंजे 45, और अब कट रहा है ये किससे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और ये कट रहा है 2 से, 2 पंजे 10, तो 25 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, ये आ गया आंसर 1250, आंसर सी हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए आराम से, मैं साइड में हो जाता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। तो इसमें क्या होता है, ये बार होता है बेटाओ, तो रूल होता है सबसे पहले बार को हल किया जाता है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को, और इनके बाहर जो चिन्ह होता है वो
देखा जाता है। अब ये नहीं कि जैसे मैंने कहा ये 5 है तो ये जो 5 है इस पर माइनस नहीं है बल्कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से बाहर ये -5 है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए मैदान में, तो देखो अलग ही पेन यूज करूंगा मैं। देखो पहले यहां एक डंडा खींच लो ताकि पता लग जाए कि ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है, ये इस पर नहीं है। घटाओ, 9 में से 6 गया तो 3 आया, 10 में से 7 गया 3 आया, और ये पॉइंट और ये रह गया 4.33। ये यहां तक का आपने हल कर लिया। आगे क्या है, माइनस है, और आगे क्या है 9.91 है। अब इसको हल करते हैं। एक सेकंड जरा मैं इसको बंद कर देता हूं जरा, ये लो साहब। अब देखो, अब नंबर है जो किसका है, तो यहां तक जब मैंने इसको हल किया तो 4.33 आया, बाहर माइनस है, और इसके बाद 9.9, यानी यहां तक मैं हल कर चुका हूं। कर रहे हैं 11 में से 3 गया 8 आया, यहां 8 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 आया, 0.9 में से 4 गया तो क्या आया 5 आया, ये आ गया 5.58। ठीक है, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, और 8 में 4 गया 4 आया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद प्लस है, और आगे क्या है 2.57 है, 2.57 है। इसको आपने यहां तक का संख्या ले ली है, मैं घटाता जा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। जोड़िए, 8 + 7 15 हो गया, 8 + 7 15 हो गया, 5 और 5 10 और 1 11 हो गया, और 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, ये हो गया 8.15। क्या हो गया 8.15 हो चुका है। ठीक है बेटाओ, अच्छा जी। अब आगे क्या है, प्लस है, और आगे क्या है 2.06 है। इसको यहां तक आपने हल कर लिया है, तो जोड़ो 6 और 5 11, 1 + 1 2 हो गया, 8 और 2 10, ये होगा 10.21। फिर इसके बाद माइनस है, और आगे क्या है 12 है, तो पूरा हल आपका हो चुका है। 12 में से 10 गया 2 आएगा, और 2 में से 0.21 गया तो आएगा 1.78 आएगा, 1.79 आएगा, 1.7, 10 में से 1 गया 9 नहीं, 12 में 10 गया 2 आया, और 2 में से 0.21 गया तो 1.79 आएगा। बी आंसर। कैसे, मैं आपको घटा के बताता हूं। 12 में से घटाना है आपको 10.21, 10 में से 1 गया 9, 9 में 2 गया 7, और 2 में गया 1, क्या गया 1.79। इस सवाल का आंसर आ गया, जो कि बी आंसर हो चुका है। ठीक है, ओके, चलो बताओ। सवाल नंबर 11 चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। इसमें कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। बड़ा आसान सवाल है। देखो इसका स्टाइल है कि यहां पर लिखते हैं समय, यहां पर लिखते हैं समय, और यहां लिखते हैं गुना। कहता है कि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो गई, समय 3 साल है, और खुद की कितना गुना हो गई 2 गुनी हो गई, 2 गुनी मतलब 2 हो गई। ओके, अब ये कहता है बताइए कि इसी दर पर ये 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब मुझे इस संख्या को 8 बनाना है, 8 बनाना है, और 8 आप इसमें ना तो कुछ जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो, ना गुणा कर सकते हो, आप केवल पावर के रूप में लिख सकते हो, आप घात के रूप में लिख सकते हो। ये बाउंडेशन है, स्टाइल है ये। तो इसको 8 बनाने के लिए अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3। क्या लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3, तो ये 8 गुना हो जाएगा। अब ये रूल है बेटाओ, जो यहां पर पावर आएगी वही इसका गुणा होगा, वही संख्या समय से गुणा होगी। यहां तो घात होती है और यहां गुणा हो जाता है। तो जैसे ही मैंने यहां 3 चढ़ाया तो यहां पर 3 से गुणा हो गया, तो यहां तो आ गया 9 साल, और यहां आ गया 8 गुना। तो उसने यही पूछा है कि बताइए 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 8 गुना होने में 9 साल लग गए बेटाओ, 9 साल लग गए, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, देख लीजिए आराम से। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है, एक संख्या को पहले 30% घटाया गया, ओके, उसके बाद 40% बढ़ाया गया, बढ़ाना मतलब प्लस, और उसके बाद उसको 5% दोबारा बढ़ाया गया, तो अंत में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके कई मेथड होते हैं। तो एक तो अनुपात रेशो मेथड से कर सकते हैं, और एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माना मूल संख्या जो प्रारंभ में जो संख्या, इसमें मूल संख्या कितनी है 100 मान लिया आपने। अब नई संख्या क्या आएगी, अब नई संख्या क्या होगी जब इसमें चेंज होगा, पहले मूल संख्या 100 है,
पहले आप 30 की कमी करेंगे तो ये आएगा 70/100। फिर आप 40 की वृद्धि करेंगे तो ये आएगा 140/100। कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं, और वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ते हैं। फिर 5 की वृद्धि हुई तो करेंगे 105/100। अब देखिए वर्तमान में जब मैं काटाकुटी करूंगा तो क्या क्या कटेगा। सर ये 2 जीरो तो ये कट गई, और 2 जीरो ये कट गई। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और ये 2 एकम 2, और ये हुआ 2 सत्ते 14, ये हो गया 7 7 49। 49 को 1 से क्या, 49 एकम 49, हाथ से लगी 4, 49 दूनी 98 और 4 102, ये आ गया। और नीचे एक 10 है, एक 0 है, तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। यानी कि जो राशि पहले प्रारंभ में 100 थी, अब बढ़कर 102.9 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई, तो 100 से 102.9 आए, तो इसका मतलब इसमें 2.9 की वृद्धि हो गई। और क्योंकि परसेंट में निकालना है तो 100 कर, पहले मूल संख्या 100 है, तो 100 से जो परसेंट निकाला जाता है, तो ये ऑलरेडी जो संख्या ही होती है वो परसेंट होती है। तो आंसर कितना हो गया, 2.9% हो गया। ये एक इसका सामान्य और एक बेसिक मेथड है। ठीक है, इसको कई स्टूडेंट रेशो मेथड से करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे यह 30% को घटाया, फिर है 40 को बढ़ाया, फिर है 5 को बढ़ाया, तो इसमें क्या करते हैं कि 30/100 का अर्थ होता है 3/10। ओके, इसका अर्थ होता है 2/5 40/100 का अर्थ, और इसका अर्थ है 1/10 5/1/20 5/100 यानी कि 1/20। इसका मतलब हुआ कि पहले मूल संख्या नीचे होती है, मूल संख्या है और ये नई संख्या है। मूल संख्या 10 है तो नई संख्या में 3 की कमी हुई है, क्योंकि माइनस है 3 की कमी हुई है, तो जब 3 की कमी करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ओके, मूल संख्या 5 है, अब क्या प्लस है तो 5 में 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। फिर मूल संख्या क्या है, 20 है, अब इसमें प्लस है तो 20 में 1 की वृद्धि करेंगे क्या आएगा, 21 आएगा। इनको जब मैं गुणा करूंगा तो ये तो आएगा 1000, और ये आएगा गुणा करने पर 1029। 1000 से 1029 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, कितने की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई है जो कितने की हुई है, 29 की, 29 की। और अगर मुझे परसेंट वृद्धि निकालनी है तो मैं कहूंगा बेटाओ ये है 29, और ये वृद्धि किस पर हुई है, 1000 पर, और परसेंट के लिए कितना आएगा बेटाओ, इंटू में 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, और इस सवाल का आंसर 2.9 आ जाएगा। तो रेशो मेथड से भी कर सकते हो, एक सक्सेसिव वाले तरीके से भी कर सकते हो, छोड़ो बहुत है। ओके, पानी पी लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल कह रहा है। कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, प्रत्येक को उसने दोनों को पहले को भी 4982 में बेचा और दूसरे को भी 4982 में बेचा। ठीक है सर, ओके। पहले पर 6% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 6% का लॉस हुआ, तो टोटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसका एक आसान तरीका है, वैसे तो ये पूरे मेथड से चलेगा, एक आसान तरीका है कि अगर विक्रय मूल्य समान है और ये जो है वो संख्या भी समान है, और एक लाभ है एक हानि है, तो पहले इनका टोटल निकाल लो सक्सेसिव मेथड से, रामबाण से। रामबाण क्या होता है, प्लस का 6 माइनस का 6, या मैं छोड़ो रामबाण छोड़ो, आप ये देखो ये प्लस का 6 ये माइनस का 6। एक बार तो इसको रामबाण में बताता हूं, इसको आप लोग सक्सेसिव मेथड कहते हैं, मैं रामबाण कहता हूं। क्या है, प्लस का 6 माइनस का 6, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस आया, और ये आएगा 6 गुणा 6/100। तो प्लस के 6 से माइनस का 6 कट जाता है, और ये 6 छंगा 36 36/100 आएगा, जिसका अर्थ होगा बट 36 तो ऊपर आ गया, 100 में भाग दूंगा तो 0.36 आएगा, और माइनस का अर्थ है कमी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भैया अल्टीमेटली 0.36% की कमी होगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखो, कभी भी जिंदगी में
कि जैसे ये 6% का लाभ है और ये 6 की हानि, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर है और एक लाभ और एक हानि है, तो सीधा स्टाइल होती है कि हमेशा हानि ही होगी, हमेशा हानि होगी। किसकी? इन दोनों को गुणा कर दो और बटे में 100 कर दो, तो डायरेक्ट आ जाएगा 36/100, यानी कि 0.36% की हानि होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये बताओ, मुझे सीपी निकालना है, मुझे क्या निकालना है? सीपी, कुल क्रय मूल्य निकालना है, कुल क्रय मूल्य निकालना है दोनों का कुल सीपी निकालना है। तो भैया विक्रय मूल्य कितना है? तो एक का विक्रय मूल्य है 4982, तो दो का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4982 इंटू 2, ये दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। अब मुझे इन दोनों का टोटल क्रय मूल्य चाहिए, तो मैं 100 ऊपर लिखूंगा क्रय मूल्य निकालने के लिए, और 0.36, तो 100 में से 0.36 की हानि हो रही है, तो 0.36 घटाऊंगा तो आएगा 100 में से 0.36 घटाइए तो आएगा 99.64। 100 में से अगर मैं 0.36 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 99.64। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूं तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी। अब एक देखो, एक खतरनाक बात, इन दोनों को गुणा करने पर ये आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और 4 दूनी 8, 1 9, तो इसको गुणा करने पर यही चीज आ रही है, तो इस पूरी संख्या से पूरी संख्या कट जाएगी और अंत में आंसर आएगा 10,000। अंत में आंसर आएगा 10,000, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ओके बेटाओ, चलो ये मेंसुरेशन का सवाल है। ये अपना है वॉल्यूम का बेलनाकार टंकी का। इसमें कहता है एक बेलन है, बेलनाकार टंकी, बेलन सिलेंडर, उस टंकी की धारिता, धारिता होता है वॉल्यूम, धारिता क्या होती है? वॉल्यूम, आयतन होता है, जो कितना है? 14,168 है। ओके, उसके आधार का व्यास 28 है, व्यास 28 है तो रेडियस कितनी होगी? 14 होगी, और मुझे इसकी हाइट चाहिए। तो मैंने आपको कह रखा है कि सबसे पहले जो चीज दी जाती है उसी का फार्मूला लिखिए। अगर यहां आयतन दे रखा है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बराबर क्या होता है? वॉल्यूम। अब पाई की वैल्यू उसने कहा है कि 22/7 रखिए, तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया 14 इंटू 14, एच मुझे निकालना है, और वॉल्यूम बराबर दे रखा है उसने 14,168। अब देखो, इसको काटने पीटने का काम करने वाले हैं अपन, तो 7 दूनी 14 हो गया। ओके, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से ही कट रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कट रहा है ना, 11 एकम 11, 14,168 है ना, बिल्कुल है, 11 एकम 11, 3 बचा, 3 बचा, तो 11 दूनी 22, ऐसे करो, पहले छोटा कर लो थोड़ा सा, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी 11 से काटने में। तो पहले तो मैंने कर लिया 7 दूनी 14, 2 से काट लो पहले, ये 14 से कट रहा है, देखो 14 से काटो पहले, 14 एकम 14, फिर 2 अंकों में एक साथ देंगे, 16 में एक साथ देंगे, तो पहले 0 लगेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये पहला काटो। ठीक है, अब आराम से 22 से काट लो, 22 से काट लो, 22 चौके 88, 22 चौके 88, बचा कितना? बचा कितना भाई? 22, ऐसे 11 से काट लो पहले, नहीं तो 11 से काट लो, क्योंकि 22 का पाड़ा तुम्हें नहीं आएगा, मुझे तो आएगा। 11 दूनी 22, 11 नमा 99, बचा कितना? 2, 11 दूनी 22, उसके बाद लास्ट बचा 2 गुणा 2, 4 बचा है, 4, 4 से 2 दूनी 4 हो गए, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 आएगा। इसका मतलब एच का मान 23 आ चुका है, जो कि आंसर में सी में छिपा हुआ है। बाकी देखो, काटना कोटना तो आपको खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिपेंड करता है आपको टेबल पहाड़े कहां तक आते हैं, टेबल कहां तक आती है। ठीक है, चलो, एंड अंतिम सवाल ये कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि ए अगर 3 काम करेगा तो बी है जो 1 काम करेगा, 3 गुना अच्छा कारीगर है, और इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा करता है, यानी कि इनके बीच जो समय का अंतर है 60 दिन कम, दिन मतलब होता है समय, तो जो समय का अंतर है बेटाओ वो कितने दिन का है? वो है 60 दिन का। तो मुझे यहां पर समय ही निकालना पड़ेगा, तो काम को समय में बदलने के लिए उल्टा करते हैं, काम का अनुपात 3:1 है, तो समय का 1:3 हो जाएगा, क्योंकि ये समय का अंतर है, तो आप भी समय का अंतर ही निकाल दो। यहां समय का अंतर कितना हो गया? 2 हो गया। तुम्हें ये निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे,
तो यहां पर ऐसे करना, जो ऊपर वही नीचे, तो ऊपर 60 आएगा और नीचे 2 आएगा। ओके, अब तुम सोचते हो दोनों का समय निकालने के लिए 3 + 1 4 कर दे, नहीं, समय कभी नहीं जुड़ता है, समय का अनुपात कभी नहीं जुड़ता है। ये नहीं कि मैं किसी काम को 5 दिन में करूंगा और आप 3 दिन में करेंगे तो दोनों मिलकर क्या हम 8 दिन लेंगे, नहीं। मैं अकेला 5 दिन में कर रहा हूं, आप अकेले 3 दिन में कर रहे हैं, तो क्या दोनों मिलकर 8 दिन लेंगे, नहीं, कम समय लेंगे। तो समय कभी नहीं जुड़ता है, काम जुड़ सकता है। तो यहां पर अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले ए का समय निकालते हैं। ए के समय निकालने के लिए 1 से गुणा करेंगे, तो यह आएगा, ए का समय आ गया 30 दिन, यानी कि ए 30 दिन लेगा। फिर बी को करने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे, तो 30, यहां 1 की जगह 3 आ जाएगा, 30 या 90, बी 90 दिन लेगा। और ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने लेंगे, तो दोनों मिलकर निकालने के लिए बेस्ट तरीका है, जब दो समय पता हो, 2 लोग हो, 2 ही समय पता हो, तो बेस्ट तरीका है दोनों का निकालने के लिए एक्स वाई और बटे एक्स प्लस वाई कर ले, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई कर ले, ये कर ले। ठीक है, तो करते हैं। देखो, 1 का मान 30 है, 1 का मान 60 है, 30 × 60, और इनको जोड़ो, ऊपर गुणा करना है, नीचे जोड़ना है। 60 + 30 कितना होता है, 120, नहीं 90, कितना होता है, 90 होता है। काटिए सर, 30 × 90, कहीं गलती कर दी क्या, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। 60 ही है ना, बिल्कुल सही है, ये 2 हो गया, ये 30 से कम 30, ये 30 × 90 आ गया। एक्स वाई 90 + 30 120 होता है, गलती साला हो ही जाती है कहीं ना कहीं, तो ये 120 होता है, गलती कर दिए, 90 + 30 है, 90 और 30 है, एंड में गलती हो गई। देखो, तो हो गया 90 × 30 और बटे में कितना आएगा, 120, बटे में इन दोनों का योग 120। काटिए 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 45/2 आ गया, 45/2 आ गया, और 45 का होता है 22.5, तो आंसर बी हो गया। और ये आपका हो गया पूरा 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दिल्ली पुलिस की मैं आपको लगभग चाहूंगा कि सारे पेपर में आपको करा दूं। ये रिवीजन के लिए, ये बेसिक के लिए नहीं है। ये वही समझ पाएंगे बेटाओ जिन्होंने कोर्स किया हुआ है और रिवीजन कर रहे हैं, उनको तो ये बहुत फायदा मिलने वाला है। वरना तो फिर अगर आप पहली बार करना चाह रहे हो तो भैया आपको बेसिक का ही नहीं पता, तो कैसे कर लोगे। ठीक है, ओके, तो बेटाओ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगता है, मजा आता है। जितने जितने व्यूज बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्ते, बाय।